नमस्कार मित्रों, ये वीडियो हेल्थ केयर के ऊपर है। मेडिसिन हेल्थ केयर कि किस तरह से मेडिकल एजुकेशन इम्प्रूव हो सकता है, मेडिकल कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, हॉस्पिटल की कॉस्ट किस तरह से कम हो सकती है विदाउट फॉलिंग क्वालिटी। तो उसके लिए कौन कौन से कानून बना सकते हैं और अभी जो दवाइयों की कॉस्ट बढ़ी या मेडिकल हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ी, उसके क्या कारण हैं। तो जो इसमें लीगल रिलेटेड सुझाव है, उसमें से सबसे पहले कि राइट टू रिकॉल नेशनल हेल्थ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर और राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। ये तीन चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि ये तीन एपेक्स बॉडी है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी डिसीजन लेते हैं, और यदि इन पे राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो ये लोग पैसा बनाएंगे, और पैसा बनाने के लिए जो भी गलत डिसीजन भी लेने पड़े वो लेंगे, और उससे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्वालिटी बिगड़ती जाएगी। दूसरा, राइट टू रिकॉल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन, मेडिकल काउंसिल है, और राइट टू रिकॉल स्टेट मेडिकल काउंसिल चेयरमैन। मेडिकल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, भारत सरकार ने कानून पास करके इस बॉडी को खड़ा किया है। हर एक डॉक्टर जो होता है वो मेडिकल काउंसिल का मेंबर होता है। ये डॉक्टर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो सिस्टम भी चेंज करना चाहिए कि डॉक्टर है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और डॉक्टर सीधे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि डॉक्टर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो मेडिकल काउंसिल की स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होती है, तो उसमें से 50-100 जितने आदमी होते हैं, हर एक स्टेट से 1 या 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो उनको जो हेल्थ मिनिस्टर और जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह है जिनका मेडिसिन में दबदबा है, वो उनको डरा धमका के कहते हैं कि भाई तुम्हें इसी आदमी के लिए वोट करना पड़ेगा, तो उसी आदमी के लिए वोट करते हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह की माफिया बॉडी बन गई थी। डॉक्टर केतन पारेख, डॉक्टर केतन देसाई, शायद आपने नाम सुना होगा, गूगल करना डॉक्टर केतन देसाई, उसने पूरा एमसीआई को एक माफिया बॉडी बना दिया था। और उसका वजह ये था कि सिटीजन के पास राइट टू रिकॉल एमसीआई चेयरमैन नहीं था, वो भी एक रीज़न था। तो राइट टू रिकॉल एमसीआई चेयरमैन। अब सोसाइटी डॉक्टरों से उम्मीद रखती है कि डॉक्टर रीजनेबल रेट पर सेवा दे, मतलब कि वो मार्केट की तरह भाव नहीं मांग सकता, मनचाहा भाव नहीं मांग सकता, रीजनेबल रेट पे वो सेवा दे। तो ये एक्सपेक्टेशन मोरली वैलिड तभी मानूंगा मैं जब सोसाइटी भी मेडिकल एजुकेशन प्रैक्टिकली फ्री देती हो या बहुत कम दाम पे देते हो। जैसे कि आज से 10-20 साल पहले था, आज से 20 साल पहले मेडिसिन में कोई पेमेंट सिर्फ नहीं हुआ करती थी। पूरा मेडिसिन था वो बहुत यूँ समझो पूरे सेमेस्टर की मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपया फ़ी होती थी। उस ज़माने का 2-3 हज़ार यानी आज का शायद 10-20 हज़ार हो गया। तो पर वो भी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं हुई जैसे आज है कि आज तो पेमेंट सीट है वो 25-30 लाख पहुँच जाती है। तो इसलिए इसमें मेरा सुझाव है कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो 100% फ्री होना चाहिए और स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होना चाहिए। रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए, मेरिट बेस्ड यानी रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट है उसका अलग मेरिट लिस्ट बनेगा, पर ये नहीं कि पैसा दिया और घुस गए, जो आज का सिस्टम है। आज का जो सिस्टम है कि पैसा दो और घुस जाओ, उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये है कि जो मेडिसिन में जो एस्टैब्लिश्ड इंटरेस्ट है और बैड इंटरेस्ट, वो चाहते हैं कि भाई गरीब के लड़के डॉक्टर ना बने। क्यों गरीब के लड़के डॉक्टर ना बने? क्योंकि गरीब के लड़के डॉक्टर बनेंगे तो उतनी अमीरों को सीट कम मिलेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक डॉक्टर का लड़का भी 90%, 85%, 95% मार्क लाए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक अमीर का आदमी 90% मार्क लाए। और बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं जो कि मेहनत करके किसी भी तरह से पढ़ के 90-95% मार्क ले आते हैं। तो किस तरह से गरीब के लड़कों को घुसने ही मत दो ताकि उतनी सीट
अमीरों के लड़के को, डॉक्टरों के लड़के को ज़्यादा मिले। तो इसलिए ये सारे पेमेंट सीट का कंसेप्ट शुरू किया। तो कुछ कुछ अस्पताल जहाँ पे, जैसे वीएस अस्पताल है अहमदाबाद में, वहाँ आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक भी पेमेंट सीट नहीं थी। उसके बाद एनआरआई सीट डाली बैकडोर एंट्री की तरह, उसके बाद और पेमेंट आधी पेमेंट सीट कर दी, आधी फ्री सीट। अब हालत यह है वीएस हॉस्पिटल अहमदाबाद में, उसके साथ जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है, कि 100% सीट पेमेंट सीट हो गई। यानी बोर्ड का टॉपर हो, गुजरात बोर्ड का या जो भी इसमें एग्ज़ाम दी हो, उसका टॉपर भी हो, तो भी वो एडमिशन लेने जाएगा तो पहले चौकीदार उसको पूछेगा कि भाई 25 लाख है, नहीं है तो क्या, चल निकल यहाँ से, उसको घुसने नहीं देंगे वहाँ पे। मतलब 25 लाख होंगे तभी उसको एडमिशन मिलेगा। तो इसका रीज़न यह है कि लोअर मिडिल क्लास के लड़कों को डॉक्टर की सीट पे घुसने मत दो, ताकि उतनी सीट अमीरों के लिए ज़्यादा हो। जो कॉस्ट का बहाना दिया जाता है वो बकवास है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल का तुम कॉस्ट निकालो, पूरे हॉस्पिटल में दवाइयों का सबसे ज़्यादा खर्च आता है, इक्विपमेंट का, जो दूसरा नॉन मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उसकी सैलरी का। तो उसके मुकाबले डॉक्टर के पास से जो फ़ी मिलती है, डॉक्टर हो, एमबीबीएस स्टूडेंट से जो फ़ी मिलती है, वो पूरे कॉलेज प्लस हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर का 2-3% भी नहीं है। यानी सारी सीट यदि फ्री कर दी जाए तो बजट हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर सिर्फ 2-3% ही बढ़ेगा। तो ये 2-3% के लिए क्यों इतनी फीस ले रहे हैं, और इतना सारा मेरिट नहीं आ पाता उसकी वजह से। तो उसका रीज़न ये है कि उन्हें अपने लड़कों को एग्जामिनेशन देनी है। अब इसमें देखो कितना करप्शन है, या मोरल करप्शन प्लस मॉनेटरी करप्शन, कि कितने कितने लोगों ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया कि जो पेमेंट सीट है, उसको फ्री सीट है, उसको पेमेंट सीट करने के लिए किन किन लोगों की परमिशन चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रूव करना पड़ता है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रूव करता है, मेडिकल चेयरमैन ऑफ इंडिया। भले ही वो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट में आती है, लेकिन उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद सीएम को अप्रूव करना पड़ता है, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को अप्रूव करना पड़ता है, और वो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आती है, इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। तो इतने सब के सब लोग कितनी हद तक बिके हुए हैं कि उन्होंने सारी जो फ्री सीट थी उसको पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें मेरा प्रपोजल है कि मेडिकल में सीट सिर्फ मेरिट पे जानी चाहिए और वो फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ताकि सोसाइटी को ये कहने का मोरल राइट मिले कि आप एक लेवल से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फिर मेडिकल में सबसे बड़ी कॉस्ट जो सोसाइटी चुकाती है वो क्या है? ये कि डॉक्टर को तुमने पढ़ने के लिए मकान दिया, ये फैसिलिटी दी, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पेशेंट होता है। कि दुनिया में अस्पताल हो तभी एमबीबीएस डॉक्टर को ट्रेनिंग मिल सकती है। ऐसा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का इंडस्ट्री के साथ एफिलिएशन होना जरूरी है। इंजीनियरिंग पढ़ाई है वो इंडस्ट्री के बाहर होती है, हो सकती है, लेकिन आमतौर पे आप देखोगे कि मेडिकल कॉलेज को परमिशन तभी मिलेगी जब उसका किसी हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट एफिलिएशन होता है, और उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि इतने बेड है, इतनी पेशेंट ऑक्यूपेंसी है, तो आप इतने मेडिकल की सीट रख सकते हो। उसकी वजह क्या है कि डॉक्टर, एक एमबीबीएस का स्टूडेंट डॉक्टर तभी बन सकता है जब वो पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, इस सेंस में नहीं बोलता, पर वो पेशेंट को ट्रीट करे। ट्रीटमेंट डॉक्टर, जो स्टूडेंट डॉक्टर है वो पेशेंट को सीधा ट्रीट नहीं करता, हमेशा एक अप्रूव डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर उसके साथ होता है, उसके गाइडेंस में ही वो स्टूडेंट काम करता है। लेकिन वो स्टूडेंट को यदि जीरो पेशेंट इंटरेक्शन हो तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। यानी इंडिया में जो डॉक्टर बन रहे हैं, सोसाइटी उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? उन्हें पेशेंट प्रोवाइड कर रही है। मान लो सोसाइटी ने उस आदमी को कॉलेज दी, पैसा दिया, इक्विपमेंट दिए, लेकिन पेशेंट नहीं दिए, तो वो डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सोसाइटी मेडिकल स्टूडेंट को पेशेंट दे रही है, पेशेंट का सप्लाई दे रही है, और साथ में जो मैंने फ्री शिप की बात की तो पूरा उसका खर्चा उठा रही है। बदले में एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस करके बाहर आएगा वो
10 साल तक देश छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो देश में क्या करे, मेडिकल का स्टूडेंट है तो 99% वो डॉक्टर ही करेगा, और तो हो सकता है 2-3% करे ना करे वो अलग बात है, पर वो 10 साल तक देश छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब सोसाइटी इतना उसको फैसिलिटी मतलब वगैरह देगी और बदले में उसका ये कमिटमेंट है कि वो 10 साल देश छोड़ के नहीं जाएगा। और ये बात एडमिशन से पहले उसे पता है, तो इसमें धोखाधड़ी की बात नहीं है। जब एडमिशन लिया तब उसे पता थी कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद वो यदि एमडी करता है तो मिनिमम 3 साल और उसे इंडिया रुकना पड़ेगा, और यदि वो डीएम करता है तो मिनिमम 3 साल और उसे इंडिया रुकना पड़ेगा, और ये उसकी कंडीशन है। अब जो दूसरा इशू आता है कि कमीशन का, कि जो फार्मेसी कंपनियां हैं वो डॉक्टर को कमीशन देती है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। मैं इस पे बाद में फोकस करूंगा कि कौन से कानून से ये कम हो सकता है। पर जो दवाइयों के दाम बढ़ गए उसका एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने पेटेंट का लॉ पास किया, 1998 में एक पेटेंट का पास किया लॉ, और 2004 में, मतलब ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उन्होंने मिनिस्टर और एमपी, फिर वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो, उनको बड़ी मात्रा में रिश्वत दी, 5-10 करोड़ तो कुछ नहीं रहा। 2004 में ऐसा कहा जाता है कि पेटेंट का कानून पास करने के लिए हर एक कांग्रेस और सीपीएम को, एमपी को 10-10 करोड़ की रिश्वत मिली थी, और बीजेपी के एमपी को भी मिला था, ताकि वो पब्लिक में जाके हो हल्ला ना करे। पार्लियामेंट के अंदर भले उनकी माइनॉरिटी हो, लेकिन पब्लिक में हो हल्ला किया होता तो पेटेंट का कानून 2004 में पास नहीं होता। पेटेंट का कानून इंदिरा गांधी ने 1980 में पास किया, वो प्रोसेस पेटेंट था, जिसकी वजह से दवाइयों के दाम नहीं बढ़े। देखो यहाँ मैं स्पष्ट बात कहता हूँ कि देवी इंदिरा अम्मा ने जो पेटेंट का कानून पास किया वो सिर्फ प्रोसेस पेटेंट का कानून पास किया 1972 में। यानी कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो सिर्फ प्रोसेस को पेटेंट कर सकती है, प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं कर सकती। तो प्रोसेस पेटेंट को ब्रेक करना बहुत आसान होता है। प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज कर दो, उसने लिखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 का 16 कर दिया आपने, मतलब कि वो पेटेंट को फॉलो नहीं किया, यानी पेटेंट के लिए कोई रॉयल्टी नहीं दी। तो देवी इंदिरा अम्मा ने जो प्रोसेस पेटेंट का कानून रखा और प्रोडक्ट पेटेंट का कानून पास करने से मना कर दिया, उसकी वजह से हिंदुस्तान में दवाइयों के दाम बहुत कम थे, क्योंकि विदेश में दवाइयाँ ढूंढी जाती थी, दूसरे दिन भारत की कंपनियाँ उसका उत्पादन शुरू कर देती थी। लेकिन वाजपेयी के अंडर में मिनिस्टर और एमपीओ ने, और वाजपेयी ने खुद ने भी इसमें पैसा खाया था, उसने एक पेटेंट का कानून 1999 में पास किया, जो कि इतना मजबूत नहीं था कि दवाइयों के दाम बढ़े। पर 2004 में मनमोहन सिंह ने जो पेटेंट का कानून पास किया, और सीपीएम के और कांग्रेस के सांसदों को 10-10 करोड़ मिला था उसमें, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट पेटेंट आ गया, यानी कि अमेरिका की कंपनी कोई मॉलिक्यूल, कोई स्पेसिफिक ड्रग ढूंढती है, तो वो ड्रग इंडिया की कोई कंपनी नहीं बना सकती, और बनाएगी तो उसे विदेशी कंपनी को पेटेंट देना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंजेक्शन 200-300 रुपये में प्रोडक्शन कॉस्ट जिसकी आती है, उस पर रॉयल्टी लगती है, तो उसकी कॉस्ट सीधी 5,000, 10,000, 15,000 तक पहुंच जाती है। यानी आप आज बाजार में जो दवाइयाँ देखते हो, जो इंजेक्शन देखते हो, कोई 10,000 का इंजेक्शन होता है, 15,000 का होता है, कुछ एक दवाइयाँ होती है, एक टैबलेट की कॉस्ट 1,000-2,000 होती है। यदि प्रोडक्ट पेटेंट का कानून हम कैंसिल कर दे तो ये दवाई जो 2,000 की दवाई है वो 50, 60, 70, 80 रुपये में मिल सकती है। तो हमें ये प्रोडक्ट पेटेंट का कानून कैंसिल कर देना चाहिए। अभी रविवार को जो एक आध रविवार पहले जो शो हुआ था, उसमें ये बात जानबूझ के नहीं कही गई, क्योंकि ये बात है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हितों के खिलाफ जाती है, और ये जो पूरा शो है उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियां खूब पैसा खर्च कर रही है। तो उसमें दवाइयों के खर्च में प्रोडक्ट पेटेंट का कानून कितना गंभीर असर कर रहा है, उस बात पे कोई जानबूझ के इस टॉपिक को काट दिया गया। प्रोडक्ट पेटेंट कैसे कैंसिल हो सकता है, ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है 301.pdf और 301.htm, rahulmehta.com/301.htm। इसके फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 1.3 में मैंने एक प्रस्ताव रखा है। यदि हम कार्यकर्ता पीएम को समझाकर, फुसलाकर, कहकर, विनती कर
या लालच देकर या डरा कर या धमका कर किसी भी तरह से सावधान दंड बेस से यदि प्रधानमंत्री के पास ये कानून गैजेट में छपवा देते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन में, तो ये कानून आने के 1-2 महीने में प्रोडक्ट पेटेंट का कानून कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारी दवाइयाँ जिसकी कीमत आज हज़ारों में है वो 100, 200, 300 रुपये तक हो जाएगी। इससे फ़ायदा होगा। दवाइयों की कॉस्ट जो प्रोडक्ट पेटेंट का कानून हुआ उससे गरीबों पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिशनरियों को हुआ इससे, क्योंकि दवाइयों के दाम बढ़े और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो 500 रुपये की दवाई मान लो 10,000 में बेची, तो मिशनरी को वो 4-5 दवाइयाँ फ्री में दे देते हैं। मतलब हमारे 9,500 में से 3-4 दवाई के सैंपल यानी 1,000-2,000 खर्च करके 3-4 दवाई के सैंपल उसने मिशनरी को फ्री में दे दिए। तो गरीब आदमी के पास तो है नहीं कि वो 10,000 खर्च कर सके, तो वो मिशनरी के पास जाता है, मिशनरी उसको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं और बदले में एक या दूसरी तरह से कन्वर्जन की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट पेटेंट से नुकसान तो गरीबों को हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा भी मिशनरियों को हो रहा है। ये प्रोडक्ट पेटेंट का कानून कैंसिल करके हम दवाइयों की कॉस्ट कम करा सकते हैं। दूसरा जो कानून मैंने प्रपोज किया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर को कमीशन दे रही है उसके चेयरमैन को 3 साल से 7 साल की जेल की सजा हो। पर सबूत आता है, मतलब प्रॉब्लम आता है कि प्रूव कैसे होगा। तो यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी का चेयरमैन एक या दूसरी तरह से फ्री विदेशों की ट्रिप देता है, या तो कैश पैसा देता है या तो डीलर के थ्रू पैसा देता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां डायरेक्टली डॉक्टर को पैसा नहीं देती। उसमें किस तरह से करते हैं कि वो एक दवाई का डीलर को कमीशन दे देती है 30, 40, 50, 60% जितना। अब नॉर्मल डीलर का कमीशन होता है, ये जो स्टॉपेक एनासिन इस टाइप के ड्रग है उसमें डीलर का कमीशन होता है 10%, 15%, मैक्सिमम 20%। तो जब डीलर को 60% कमीशन मिलता है तो डीलर समझ जाता है कि ये 60% में से 15-20% ही उसका है, बाकी उसे डॉक्टर को पास ऑन करना है ताकि डॉक्टर उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन बना के दे। तो ये इनडायरेक्ट कमीशन का तरीका हुआ या डायरेक्टली कमीशन का तरीका हुआ। तो उसमें यदि लार्ज स्केल प्रोफाइलिंग की जाए, लार्ज स्केल प्रोफाइलिंग यानी कि कोई भी डॉक्टर यदि एक पेशेंट को दिन के 300 रुपये की ज़्यादा से दवाई देता है या 200 रुपये की दवाई देता है तो वो उसे लॉक करना पड़ेगा और वो उसे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे एंटर करना पड़ेगा। ये कानून में से हम डॉक्टरों को निकाल दे तो ये कानून जो दवाई की दुकान, क्योंकि डॉक्टर बहुत व्यस्त होते हैं, शायद इतने सारे कानून हम डॉक्टरों को बनाएंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। जो जेन्युइन डॉक्टर है जो इस धंधे में नहीं पड़े वो भी कर। तो ये कानून हम फार्मेसी की कंपनियों पे बना सकते हैं कि जो भी दवाई बेच रहे हैं उसमें वो पेशेंट का नाम एंटर करेंगे और वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। लेकिन जब कंप्लेन आती है और एक ना एक तरीके से ढूंढ निकालेंगे, मान लो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हूँ, मैं डॉक्टर को पैसा दे रहा हूँ, तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको तो भनक आई जाएगी। कॉम्पिटिटर कंप्लेन फाइल करेगा, उसके आधार पर प्रूफ भी मिल जाएगा, यानी कॉरोबरेटिव एविडेंस, रीजनेबल डाउट, प्रूफ नहीं पर रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला है वो घोटाला कर रहा है। उसके बाद जब प्राइसिंग देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वो डीलर को 50-50, 60-60% कमीशन दे रही है। तो इतने रीजनेबल डाउट आने के बाद पहले तो इसमें ज्यूरी ट्रायल होना चाहिए। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं कि कानून बनाया जाए कि ऐसे केस में ज्यूरी ट्रायल होगा और ज्यूरी को यदि रीजनेबल डाउट लगता है तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का पब्लिक में नार्को टेस्ट करा सकती है। पब्लिक में नार्को टेस्ट होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो अपने आप बहुत सारे सबूत बाहर आ जाएंगे कि कितना पैसा किस डीलर को दिया। उसके बाद डीलर का पब्लिक में नार्को टेस्ट करो तो डीलर भी उगल देगा कि इस डॉक्टर को इतना पैसा दिया, इस डॉक्टर को इतना पैसा दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर की बैलेंस शीट देखी जाएगी कि भाई इसने इतनी पेशेंट को ये दवाई दी, तो फिर पेशेंट को चेक करके कि भाई इसने 50 पेशेंट को ये दवाई दी जिसमें से 40 को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो शुरुआत कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन लेवल से कि यदि वो इस तरह की माल प्रैक्टिस कर रहा है तो ज्यूरी उसका नार्को टेस्ट लेके, पब्लिक में नार्को टेस्ट लेके सबूत इकट्ठे करके उसको 3 साल से 7 साल की जेल की सज़ा कर सकती है, डीलर को 3 साल से 7 साल की जेल की सज़ा कर सकती है और डॉक्टर को लाइसेंस खत्म कर सकती है और उसको भी सज़ा कर सकती है। तो इस तरह से ट्रायल बाय ज्यूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसमें जज सिस्टम रखा
तो पहले तो जुडिशरी में जो जज होते हैं, फिर वो लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उनका क्या होता है कि उनके रिश्तेदार वकील को तुम केस दे दो तो 5-10 साल तक तो वो डेट डाल के टाल देते हैं, और 5-10 साल के बाद जो विटनेस है वो भी थक जाएगा, जो सबूत हो जाते हैं, दे लूज देयर एफिकेसी। एफिकेसी यानी कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ट्रायल मैंने देखा था, तो उसमें जो की विटनेस था तो जज ने 10 साल तक खींचे रखा वो ट्रायल, तो उसमें जो 2 की विटनेस थे वो शहर छोड़ के चले गए, और एक आध कोई विटनेस था उसकी डेथ हो गई या वो फिजिकली हैंडीकैप हो गया, तो एंड में टेस्टिमोनी देने के लिए कोई विटनेस ही नहीं था, तो आरोपी को बरी कर दिया। तो ये न्यायाधीशों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके किसी रिलेटिव वकील को केस दे दो या जान पहचान के वकील को केस दे दो और तगड़ी फीस दे दो, तो वो रिलेटिव वकील फिर जज को क्या पैसे देता है क्या नहीं देता वो लोग ही जानेंगे, पर साल के साल निकाल देंगे। इसलिए ऐसे केस में जो डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर को इंसाइट कर रही है, ऐसे केस में जूरी ट्रायल होना चाहिए और जूरी फाइनली सजा तय करेगी, और इसमें बैलेंस शीट एक बार फार्मास्यूटिकल कंपनी के हाथ में आ जाए, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी तरह से कैश देती हो डॉक्टर को पकड़ा जाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका करोड़ों का कारोबार होता है, तो वो ठीक है 2-4 लाख इधर उधर कर सकते हैं, पर 2-4 लाख से कुछ मिलने भी नहीं वाला। यदि उन्हें डॉक्टरों को, इतने सारे डॉक्टर पूरे देश में फैले हुए, उनको यदि बड़े पैमाने पे इस तरह से रिश्वतखोरी करनी है तो उनको बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, जो कि बैलेंस शीट और नार्को टेस्ट से थ्रू हो जाएगा। अब दूसरा आता है कि कुछ एक दवाइयाँ होती है, जब मान लो कि दवाई ए है वो आ रही है 10 रुपये की, और दवाई बी अलग कंपनी की अलग ब्रांड वही चीज़ जो ए में है उसमें है, और वो होती है 100 रुपये की, तो डॉक्टर ने जानबूझ के बी प्रिस्क्राइब किया। तो पहले जो मैंने नार्को टेस्ट किया उससे पकड़ा जाएगा। एक और तरीका है कि सरकार एक वेबसाइट बनाए और उस वेबसाइट पे हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का और ऑथोराइज्ड जो मतलब जो MBBS डॉक्टर है उनका अकाउंट होगा, और फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रपोजल रख सकती है कॉम्पिटिटर कि भाई ये कंपनी का ड्रग ए है, XYZ ड्रग है, और मेरा ड्रग ABC इसके इक्विवेलेंट है, और डॉक्टर उसको या जो मेडिकल पैनल है उसको पास करे कि हाँ भाई ये कंपनी ड्रग बना रही है XYZ और 4 कंपनियां बना रही है ड्रग ABC, DEF, व्हाटएवर, और ये चारों इसके इक्विवेलेंट है, तो ड्रग का नाम और उसके नीचे इक्विवेलेंट ड्रग्स का नाम और उसका प्राइस आ जाएगा। तो इससे डॉक्टर एक्सपोज हो जाएंगे, तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। कैसे एक्सपोज हो जाएंगे कि उस वेबसाइट का एक बार SMS इंटरफेस दे दो, या तो आजकल अधिकतर मोबाइल पे भी वाईफाई या इंटरनेट आ गया है, तो पेशेंट है वो डॉक्टर के सामने ही उस दवाई का नाम टाइप कर सकता है, और जैसे ही दवाई का नाम टाइप किया और लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट ड्रग्स आ गया और प्राइस आ गई, तो डॉक्टर एक्सपोज हो जाएगा, और फिर डॉक्टर खुद डरेगा कि भाई मैंने लिखने के लिए तो लिख दिया 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का ड्रग, और शायद पेशेंट ले भी लेगा मेरे पे विश्वास करके, लेकिन आज नहीं तो कल मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि जैसे ही वो दवाई का नाम टाइप करेगा इक्विवेलेंट ड्रग्स आ जाएंगे कि इसमें यही केमिकल उतनी मात्रा में है और उसका दाम 1/3 है, 1/4 है या 1/10 है, तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो फियर ऑफ प्रॉम्प्ट एक्सपोज ही इस प्रॉब्लम को कम करेगा, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस तरह से मिलने लगे तो फिर बाद में जूरी इस पे एक्शन ले सकती है, सजा कर सकती है। अब दूसरा जो मेडिकल में दूषण आ रहा है वो है क्लिनिकल ट्रायल का। वो भी मेरे ख्याल से संडे का शो में डिस्कस नहीं हुआ, मैंने वो संडे का शो पूरा देखा नहीं है, उस पर जो इंटरनेट का आर्टिकल पढ़े उसी को देखता हूँ। मैंने पिछले कुछ 7-8 साल से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, यानी मैं सिर्फ DVD देखता हूँ, मैं टीवी के एक भी प्रोग्राम नहीं देखता। तो ये सब पेड न्यूज़ होता है, जो पेड न्यूज़, और उससे भी खराब ये पेड रियलिटी शो, ओवर पेड रियलिटी शो। ओवर पेड रियलिटी शो मतलब कि एक बात कहने के 1 करोड़ मिलते हैं, और कुछ एक बात न कहने के 2 करोड़ मिलते हैं। जो 3 करोड़ की फी है उसमें शायद ये 1-8 करोड़ मिला होगा ये सब कहने के लिए, लेकिन पेटेंट की बात न कहने के 2 करोड़ मिले, इसलिए उन्होंने पेटेंट की बात और नार्को टेस्ट की बात नहीं की। नार्को टेस्ट की बात नहीं कही उन्होंने, उसका एक और रीज़न था, उन्होंने पिछले जो एपिसोड थे उसमें भी जो डॉक्टर भ्रूण हत्या करते हैं, सेक्स डिटेक्शन, उन पे नार्को टेस्ट होना चाहिए, इस बात को भी दबा दिया, कहा ही नहीं। और उसके 2-3 रीज़न है, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न है कि दाऊद भाई नहीं चाहते, भाई शिरोमणि दाऊद भाई नहीं चाहते कि भारत के लोगों को नार्को टेस्ट के बारे में पता चले।
क्योंकि नार्को टेस्ट का बड़े पैमाने पे उपयोग होने लगा तो सबसे ज़्यादा भाई शिरोमणि दाऊद भाई को जाएगा, और भाई शिरोमणि दाऊद भाई बॉलीवुड में बहुत पैसा लगाते हैं, वो तो सब जानते हैं। इसलिए बॉलीवुड के आदमी को, बॉलीवुड के बाप या बॉलीवुड के दादा जो भी को फाइनेंशियर, चीफ फाइनेंशियर, उसके सेंटीमेंट का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए नार्को टेस्ट की बात स्त्री भ्रूण हत्या के केस में भी नहीं की और इसमें भी ये बात नहीं कही। अब क्लिनिकल ट्रायल, तो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में बड़े पैमाने पे डॉक्टरों को क्लिनिकल ट्रायल करने को बोलती है, और कभी कभी विदाउट इन्फॉर्मिंग पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। अब देखो, मुश्किल से 3-4% डॉक्टर ही ऐसा करते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा मानना है, तो सबसे कम डिसऑनेस्टी इंडिया में मिलिट्री में है। नहीं है ऐसा नहीं कहता, पर बाकी सारे डिपार्टमेंट से कंपेयर करो, जुडिशरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस, मेडिसिन, सबसे कम मिलिट्री में है और सेकंड कम है मेडिसिन में। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि जितनी भी हम मेडिसिन के डिसऑनेस्टी की बात करें, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में जितनी बेईमानी है, मेडिसिन में उसके 5% भी नहीं है। हाई कोर्ट में जितनी बेईमानी है, मेडिसिन में उसके 10% भी नहीं है। पुलिस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेल्स टैक्स में जितनी बेईमानी हो रही है, मेडिसिन बिजनेस में उसका 5%, 20% भी नहीं है। पर हमें दिखता क्यों है? क्योंकि हमारे सामने हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज 11 करोड़ रुपए टैक्स माफी कर दे, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। हमें दिखता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि हो नहीं रहा। वो अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल कितने करप्ट हैं, तो कि भाई सारे के सारे। और पुलिस कमिश्नर कितने करप्ट है, तो बोलेंगे भाई सारे तो नहीं होंगे, 10-20% हो गए, 50% हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारा सड़क पे, चौराहे पे खड़े होकर रिश्वत लेता है, उसकी रिश्वतखोरी दिख जाती है। कमिश्नर है, वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर रिश्वत लेता है, उसकी रिश्वतखोरी हमें दिखती नहीं है। इसलिए अक्सर हम ये मानने लगते हैं कि जो दिख रहा है वो हो रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं होता। और दूसरा भी इसमें फैक्टर आता है, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताऊं कि मान लो आप साल में 100-200 बार ऑटो रिक्शा लेते हो, उसमें से 190-200 में से मान लो 190 ऑटो रिक्शा वालों ने रीजनेबल प्राइस लिया, उसका मीटर भी ठीक था, उसने कोई लंबा रास्ता भी नहीं लिया। जो 50 रुपये हुआ था तो उसने 50 मांगा, शायद 49 रुपये हुआ था तो 50 मांग लिया। तो वो 190 एक्सपीरियंस आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन 5-10 केस में जिसमें रिक्शा वाला ने आपसे 10-20%, 30% ज़्यादा मांगा, वो इतने ज़्यादा असर करेंगे कि आपको लगेंगे कि 200 के 200 डिसऑनेस्ट है। यानी जिसमें कड़वा अनुभव होता है वो कुछ ज़्यादा दिमाग पे असर करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो होता क्या है मेडिकल सेक्टर में कि साल, यूँ समझो कि 10 साल में 20-25 बार डॉक्टर से के पास जाना होता है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग रोगों की वजह से। तो जो 20-25 में से जो 22-23 बार अनुभव ठीक था, जिसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं थी, वो हमारे दिमाग में निकल जाता है। वो हमारे दिमाग में नहीं रहता कि भाई 22 बार कुछ नहीं हुआ। और जो 2-3 बार हमें थोड़ा कड़वा अनुभव हुआ, जिसमें जरूरी नहीं है कि डॉक्टर करप्ट हो, क्योंकि जेन्युइन मिस्टेक का रेट भी मेडिसिन में काफ़ी होता है, और वो 3 अनुभव हमें याद रह जाते हैं, और वो 3 अनुभव हम सबको कहते हैं। 25 में से 22 बार, 23 बार डॉक्टरों ने ठीक ट्रीटमेंट की, तो वो हम 100 लोगों को नहीं कहने वाले। और जो 2-3 बार हमें कड़वे अनुभव हो गए, वो शायद हम 50 लोगों को बोलेंगे, 100 लोगों को बोलेंगे। इसलिए हम जब लोगों से बात सुनते हैं तो भी इसी तरह से होता है कि आप, किसी आदमी ने आपको डॉक्टर के बारे में कड़वा अनुभव बोला, तो भाई वो 25 बार डॉक्टर के पास गया होगा 10 साल में, तो जो 22-23 बार उसको अच्छा अनुभव हुआ वो नहीं बताएगा, और जो 2-3 बार कड़वा अनुभव होगा उसको वो 10 बार बताएगा, 20 बार बताएगा। इसलिए ये जो जनरल परसेप्शन है, वो मैं अभी भी बोलता हूँ कि सिर्फ 5-10% डॉक्टर है, और एक तरह से डॉक्टरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 5% को भी खत्म करें। बाद में बताऊंगा कि वो डॉक्टर करना चाहते हैं पर क्यों नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये 5-10% डॉक्टर ये सब धांधली करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल वो पेशेंट की मर्जी के बिना, उसको इन्फॉर्म किए बिना करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हें पैसा देती है। तो ये फॉरेन फंड्स का यदि ठीक से ट्रैकिंग हो तो पकड़ा जा सकता है, और पकड़ा जाने के बाद यदि साबित हो कि बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई है, और डेथ के बाद पोस्टमार्टम के बाद पता चले कि भाई ये दवाई की तो इसको ज़रूरत ही नहीं था, और ऐसे 5-6 केस आ जाए, मिनिमम 5 केस आ जाए, ऐसे 5 केस आ जाए, तो फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसके द्वारा इस भय एक बार पैदा हो तो ये अपने आप कम हो जाएगा। जैसे अमेरिका में कोई डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि पेशेंट को पूछे बिना वो क्लिनिकल ट्रायल करे। अब दूसरा,
डॉक्टरों की सप्लाई कम है। देखो मेडिकल में एरर रेट ज़्यादा है। एरर रेट ज़्यादा है उसके दो कारण है कि हमारे यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो थोड़ा इनएफिशिएंट है। हमेशा डॉक्टर की गलती की वजह से नहीं होता, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। तो पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह खोलने चाहिए और डॉक्टरों की संख्या भी इंडिया में बहुत कम है। इसलिए डॉक्टरों की संख्या के लिए बड़े पैमाने ज़्यादा हमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने चाहिए। और उसके लिए मैंने जो सजेशन दिया कि राइट टू रिकॉल नेशनल हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टरों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल नहीं रहे। मैं प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ हूँ, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल प्राइवेट हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर हॉस्पिटल के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड है वो 100% गवर्नमेंट होना चाहिए और उसमें फीस भी प्रैक्टिकली ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए। ज़्यादा डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर पेशेंट पे ध्यान दे पाएंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। आप किसी भी कंट्री के से कंपेयर कीजिए, गूगल करना आप इस पर कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन, एग्जैक्ट आंकड़े मुझे अभी नहीं पता है, पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन में यूएस में इंडिया से कुछ 4 या 5 गुने डॉक्टर हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे रोग कम होते हैं, जैसे टीबी वहाँ पे कम है, मलेरिया कम है क्योंकि क्लीनलीनेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रोग कम है, फिर भी वहाँ डॉक्टरों की संख्या 4-5 गुनी है। तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने चाहिए ताकि एरर रेट कम हो। अब मैं समराइज करता हूँ पूरा कि मेडिकल हेल्थ कॉस्ट कम करने के लिए और मेडिकल एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो राइट टू रिकॉल नेशनल हेल्थ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। अच्छा, एक चीज़ रह गई कि 5-6% डॉक्टर गलत है और बाकी डॉक्टर नहीं चाहते कि इस तरह की माल प्रैक्टिस हो, लेकिन वो क्यों रोक नहीं पाते? वो इसलिए रोक नहीं पाते कि डॉक्टरों के पास भी मेडिकल चेयरमैन के, MCI चेयरमैन को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं है। डॉक्टर है वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, डॉक्टर सीधे MCI का चेयरमैन का चुनाव नहीं करते। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव संख्या होगी 20, 25, 50, जितनी भी छोटी संख्या है। तो हेल्थ मिनिस्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियों से मिले हुए जो माफिया टाइप एलिमेंट होते हैं वो 50 को रिश्वत दे देते हैं या दबा देते हैं कि आप इसी के लिए वोट करोगे। उसकी वजह से माफिया जैसा एलिमेंट मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन बन जाते हैं। लिटरली गुंडा टाइप वो होते हैं। डॉक्टर MBBS MD सब डिग्री होती है उनके पास, पर वो सर से पांव तक गुंडे ही होते हैं। और अभी तो यहाँ तक हालत खराब हो गई कि MCI के केतन देसाई, जो डॉक्टर केतन देसाई थे MCI का चेयरमैन, उसने बड़े पैमाने पे बदमाशी की और उसने जो बदमाशी की उसमें एंड तक सुरपंखा गांधी यानी सोनिया गांधी ने साथ दिया, मनमोहन सिंह ने भी उसको एंड तक साथ दिया। और एंड में ये आदमी बदमाशी कर रहा है, ये बहाना, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसको साथ दिया, हाई कोर्ट के जजों ने भी उसको साथ दिया, और एंड में कि ये आदमी बदमाशी कर रहा है, ये कह के उन्होंने केतन देसाई को मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन से निकाल दिया और सुरपंखा गांधी ने अपने 7 चमचों को मेडिकल काउंसिल में बिठा दिया। यानी अभी जो मेडिकल काउंसिल है वो तो इलेक्टेड भी नहीं है, वो तो सीधे सुरपंखा गांधी के चमचों की, मनमोहन सिंह के चमचों की बनी हुई है। तो वो इनकी चमचागिरी पे सारे काम करते हैं। अब बाद में मेडिकल MCI का रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला था, वो हुआ ये पता नहीं। मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब MCI को डिसॉल्व करके सुरपंखा ने अपने 7 आदमियों को मेडिकल काउंसिल में बना दिया था और उनके खास चमचे को चेयरमैन बना दिया था। तो डॉक्टर है वो मेडिकल काउंसिल चेयरमैन से डरते हैं, वो तो डरना ही पड़ेगा क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ चेयरमैन के पास पावर है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सके, लाइसेंस छीन सके, उसके सामने इंक्वायरी बिठा सके। और लोगों के पास राइट टू रिकॉल मेडिकल काउंसिल चेयरमैन नहीं है कि वो कितनी भी बदमाशी करे, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एक के बाद अप्रूव करे, लोग उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए जो नेफेरियस एलिमेंट मेडिसिन में घुस गए, अधिकतर डॉक्टर उन्हें पसंद नहीं करते, कभी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, लेकिन वो उनके सामने मजबूर है। और इसमें मैं कहूँगा हम जिम्मेदारी डॉक्टर के डालें, उसके बजाय हम नागरिकों को ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी चाहिए। कैसे? राइट टू रिकॉल MCI चेयरमैन, और ये जो मैंने बताया ज्यूरी ट्रायल ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनी चेयरमैन, और यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी चेयरमैन के खिलाफ अच्छे खासे सबूत निकलते हैं तो उसका पब्लिक में नाम प्रोटेस्ट। तो इन सब प्रोसीजर के द्वारा हो सकता है कि मेडिकल एजुकेशन फ्री हो। जो MBBS करता है वो 6 साल तक भारत छोड़कर नहीं जा सकता, वो MD करता है तो 3 साल तक भारत छोड़कर नहीं जा सकता, DM करता है तो और 3 साल तक भारत छोड़कर नहीं जा सकता। और
दवाइयों के लिए वेबसाइट बने जिसमें हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने इक्विवेलेंट ड्रग्स रख सकती है, ताकि कोई भी पेशेंट है वो दवाई का नाम टाइप करके या एसएमएस करके, इसका एसएमएस इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल है, एसएमएस करके जैसे ही एसएमएस करे उसे इक्विवेलेंट ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। और उसके बाद यदि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कंप्लेन आती है और सबूत आते हैं, और सबूत इसके कॉम्पिटिटर ही दे देगा, आपको सबूत ढूंढने के लिए कोई पुलिस भेजने की जरूरत नहीं है, सीबीआई भेजने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हूँ और मैं बेईमानी कर रहा हूँ कि किसी को 30% कमीशन दिया, किसी डॉक्टर को फ्री फॉरेन ट्रिप दी हद से ज़्यादा, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वही मेरे खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत लाके सारे सबूत जूरी को दे देगा। और ऐसे केस में जूरी के पास पावर हो कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का पब्लिक में नार्को टेस्ट करा के और सबूत इकट्ठे कर सके। तो ये सारे कानून पास करने से हम मेडिकल एजुकेशन सुधार सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन फ्री कर सकते हैं और दवाइयों के और मेडिकल ट्रीटमेंट के कॉस्ट कम कर सकते हैं। धन्यवाद।